नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं सभी की पढ़ाई काफी अच्छे चल रही होगी। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो एंड आप सोच रहे हो कि मुझे आईबी मैट एग्जामिनेशन देना है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक स्मार्ट स्ट्रेटजी जिससे आप हेल्प लेकर आगे आने वाले आईबी मैट इंदौर, रोहतक और जिप मैट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली इंडिया में 3 एग्जामिनेशन होता है जो आपको चांस देता है 12 के बाद डायरेक्टली टॉप इंस्टीट्यूट यानी कि आईएम में एडमिशन लेने का, जो कि 5 साल का प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट करके। तो उसमें अगर आपको जाना है तो साइंस बच्चों के लिए क्या खास होगा और कैसे आप आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चों को कैसे आप बीट कर सकते हो उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। आपके सारे डाउट्स, उसके साथ ही कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। कौन की फैकल्टी भी यहां पर है, मैं भी हूं, और हमारे अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी आईएम में पढ़ रहे हैं आईपीएम प्रोग्राम के अंदर, वो बच्चे भी यहां पर जुड़े हैं। वो आपके लिए एज अ मोटिवेशन काम करेगा। कुछ भी समझ में नहीं है तो सीधा वहां टैग कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चीज आपको समझना पड़ेगा आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। देखो दोस्तों, जो स्टूडेंट अभी करंटली यहां पर साइंस बैकग्राउंड के अंदर पढ़ रहा है या ऑलरेडी पढ़ चुका है, उनके पास सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, वो होती है मैथ्स। क्यों सर, मैथ्स क्यों होती है? देखो बच्चों, आर्ट्स के बच्चों के पास मैथ्स नहीं होता है, और जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं लिया है कॉमर्स के अंदर, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होता है कि पिछले 2 साल से उनका क्या हो चुका है, मैथ्स के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है। तो इसीलिए इन बच्चों को आप डायरेक्टली बीट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको देखना है आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है करके। आपने अगर 10th क्लास के अंदर कहीं ना कहीं मान लो अर्थमेटिक के चैप्टर्स पढ़े, जैसे कि परसेंटेजेस हो गया, उसके अलावा रेशो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो वो आपको काम आएगा। उसके अलावा मेन क्या है, 11th-12th में कहीं ना कहीं आपने हायर मैथ्स पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया, ये चीजें भी काम आती है। जैसे कि उसके अलावा लॉगरिथम भी आपने पढ़ा है 11th-12th के अंदर। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड अगर आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए वो चैप्टर जो आपने ऑलरेडी थोड़ा पढ़ा है। जैसे कि मैंने क्या कहा, लॉग्स, इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको पढ़ना चाहिए लीनियर इक्वेशन, जो आपने कहीं ना कहीं 11th-12th में पढ़ा होगा। उसके साथ प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा पीएनसी यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम का आइडिया है, ये भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं। यानी कि जो बच्चा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है, जब वो चैप्टर्स पढ़कर आएगा उसके पहले पहले आपके 4 चैप्टर खत्म हो चुके होंगे। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आपकी सबसे पहली चीज क्या है, वो स्ट्रेंथ ये है कि आपने अभी तक मैथ्स को पढ़ा था 11th-12th में, उसको सबसे पहले आपको जानना है, उसे आपके दिमाग में सेट करना है। उसके साथ आपके चैलेंजेस क्या होंगे। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सर देखो, हमने मैथ्स मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वर्बल यानी कि खास करके इंग्लिश को थोड़ा सा भूल चुके होते हैं। तो इसीलिए आपकी जो हैबिट होती है रीडिंग की, वो कहीं ना कहीं आपको डेवलप करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, अगर आप साइंस से हो, आपके लिए स्ट्रेंथ है क्वांट, बट आपके लिए वीकनेस बनेगा यहाँ पर कौन सा, वर्बल एबिलिटी। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ डेली आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली 30 मिनट्स का रीडिंग करना है। सर रीडिंग में मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, बहुत सारे बच्चों को मैसेज आता है कि सर मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ भी नहीं आता क्या रीड करना चाहिए। सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर आपके सामने कोई भी नॉवेल पढ़ा है, वो चाहे फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, या किसी की बायोग्राफी है, वो भी आप पढ़ सकते हो। जो आपको फेमस लग रहा है कि सर ये मेरा आइडल है, मैं यहाँ पर क्रिकेट बहुत देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको क्रिकेटर्स की बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी मिलेगी, उससे सबसे पहले पढ़ो, ताकि आपको समझ में आने लग जाएगा कि मुझे क्या एक्चुअली में रीडिंग करना चाहिए करके। और हमारी जो मेंटेलिटी होती है ना, उसमें एक चीज कॉमन क्या है पता है, किसी के भी लाइफ के बारे में जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले स्टार्ट करो बायोग्राफी पढ़ने के लिए, ताकि आपने उसने लाइफ में क्या किया है, कहाँ पर उसके टर्निंग पॉइंट है, उसने चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे उसके ऊपर उसने काम किया, उस सब कुछ जो है आपको बहुत कुछ मोटिवेशन देता है। इसीलिए आप डायरेक्टली द हिंदू मत पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर द हिंदू का मुझे आर्टिकल समझ में नहीं आता है। देखो दोस्तों, द हिंदू आपका फाइनल गोल होना चाहिए। यानी कि आपको विद इन 1 मंथ यानी कि 30 डेज के अंदर आपको हैबिट डेवलप करनी है रीडिंग की। यानी कि मैंने क्या कहा, आपको पढ़ना है, किसी की बायोग्राफी पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर के अंदर आपको दिखता है पता है, एक होती है एक्टर एंड एक्टर्स को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन आता है, पता है आपको। उसके अलावा होता है स्पोर्ट्स का पेज। ये सब कुछ क्या है, आपको थोड़ा सा डेवलप करेगा आपकी रीडिंग हैबिट को। इसीलिए क्या करना है, इससे पहले स्टार्ट करना है। तो ये आपका चैलेंज होगा, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आईपीमैट रोहतक, इंदौर, जिपमैट के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके एटलीस्ट 20 से लेके 25 क्वेश्चन आपके केवल रीडिंग से सॉल्व होते हैं। यानी कि एक तो आपको 2 से 3 आरसी आएंगे, वो तो सॉल्व हो गए होंगे। उसके अलावा पैरा जंबल हो गया, फिलर्स हो गए, इन सभी में जो है आपकी रीडिंग बहुत काम आती है।
इसीलिए पहले आपको जो काम करना है वो फोकस करिए आपके स्ट्रेंथ्स के ऊपर, उसके अलावा आपको हैबिट रीडिंग की जो है वो बनानी है। नेक्स्ट क्या है देखो सर, नेक्स्ट ये है, अगला देखो क्या है यहां पर, नेक्स्ट ये आता है कि आपको क्वांट्स के अंदर कैसे पढ़ना चाहिए। आपको एक ऑर्डर बताता हूं मैं, देखो क्वांट्स में क्या होता है दोस्तों, देखो सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा था आपको कि आपको स्टार्ट करना है जो चैप्टर आपने 11th 12th में पढ़े थे, उसके अलावा भी क्या करना है आपको। देखो यहाँ पे आपको पता होगा पेपर्स का जो पूरा पैटर्न है ना, 70% पेपर आपका दो चैप्टर से, दो सब्जेक्ट से आता है। एक होता है आपका अरिथमेटिक, सेकंड होता है आपका वो है अलजेब्रा। यहीं से आपका पूरा पेपर आता है, यानी कि मोटा मोटा तो आता ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, आपका जो क्वांट्स के अंदर ऑर्डर होगा वो पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, पहले पढ़ो वो चैप्टर जो आपने 11th एंड 12th में पढ़े थे, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है कौन सा, उसके बाद हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक। उसमें क्या आता है सर, उसमें आता है परसेंटेजेस, रेशो और उसके साथ एवरेजेस। इन्हें तो पहले पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये 3 चैप्टर आपके पूरे अरिथमेटिक की जान होते हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक जो है डिपेंड करता है। इसीलिए स्टार्ट करो अरिथमेटिक के ये चैप्टर के साथ। उसके अलावा मैंने क्या कहा था, वर्बल एबिलिटी में क्या करना है, 30 मिनट्स का रीडिंग करना है, और उसके अलावा अभी से एक हैबिट लगा लो। कौन सी हैबिट, डेली एटलीस्ट एक आरसी आपको सॉल्व करना है। डेली कह रहा हूं मैं, डेली डेली आपको एक आरसी सॉल्व करना है। उसके अलावा आपको लगाने हैं कम से कम 10 क्वेश्चन जो कि होंगे वो कैप बेस, यानी कि वो हो सकता है फिलर्स, आपको समझ में नहीं आता ना कि कौन सा वर्ड कहां पर आएगा, तो वो आप स्टार्ट करो। उसके साथ उसके एंटोनिम सिनोनिम थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, जिससे क्या होता है ना, एक हैबिट बन जाएगी। तो ये चीजें क्या करनी है आपको, क्वांट्स में और वर्बल के अंदर स्टार्ट करना है। डेली एक आरसी पढ़ो, आपको रीडिंग करनी 30 मिनट्स की, और आपको 10 क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो कि वो कैप के ऊपर होने चाहिए, या तो आप एक सेट लगा सकते हो पैराचंबल का। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सबसे मेन चीज लॉजिकल रीजनिंग। अब बात ये आती है ना, बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो है वो आईपीमैट इंदौर को टारगेट करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है सबसे बेस्ट कॉलेज यही है। बेस्ट तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिपमैट के साथ आपको अब मिलेगा शिलोंग में एडमिशन। शिलोंग में क्या पता है आपको, आईएम शिलोंग का जो है इसका एवरेज पैकेज टच कर रहा है अराउंड 25 लाख के आसपास। ये आज की बात है, यानी कि आज से 5 साल के बाद अब जब एडमिशन लो के वहां से एमबीए करोगे, एटलीस्ट आपको 10 लाख का कम से कम प्लस तो मिलेगा, मतलब 25 लाख पहुंचेगा 35 लाख के आसपास। तो केवल और केवल आप मुझे बात बताओ, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने से आपके पास अगर 7 आईएम्स का, 6 आईएम्स का अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो क्यों, क्या बुरा है, क्योंकि आपको लाइफ में एक ही बार एग्जाम देना है। तो मैं कहता हूं सब कुछ पढ़ के जाओ। अगर आपको आईपी मैट देना ही है तो आईपी मैट रोहतक भी दो, आईपी मैट इंदौर भी दो, जिप मैट भी दो। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है वर्बल एंड क्वांट्स। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, 2 एग्जाम के लिए पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या करना चाहिए, देखो दोस्तों सबसे पहली चीज लॉजिकल रीजनिंग के मैंने बेस्ट पार्ट क्या किया पता है आपको, डेली इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलता है 5 बजे 5 पजल, ये आपको मैं करवा रहा हूं। ये क्या है, ये आपका फाउंडेशन बिल्डिंग करेगा आपके अरेंजमेंट के पार्ट के अंदर, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपका अरेंजमेंट कम से कम आता है 10 से 12 नंबर के लिए। तो ये जो है आपको 10-12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको कट ऑफ क्लियर करवा देते हैं। तो इसीलिए क्या है, आपको ये डेली में सेशन अटेंड करना है 5 बजे 5 पजल। उसके साथ ही कुछ चैप्टर ऐसे जैसे कि सिलोजिज्म्स हो गया। अब ये क्या है, ये चैप्टर पढ़ने के आपको बहुत से बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे। 2 घंटे से इसको देना ही नहीं है। मैं इसके ऊपर एक वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा बहुत ही जल्दी, ताकि क्या है आपको सिलेबस एक बार आपने अगर पढ़ लिया तो उसके बाद केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए क्या है, ऐसे चैप्टर जो कि आपके वन शॉट होते हैं, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट करते हो मान लो क्वांट्स की, तो क्वांट्स में क्या होता है परसेंटेजेस। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे परसेंटेज के, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको 2 घंटे पढ़ने के बाद बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चंस बनते हैं। बट ऐसा लॉजिकल रीजनिंग में नहीं होता दोस्तों। आपने अगर एक बार सिलेबस के पढ़ लिया, अगर आपने एक बार मान लो डायरेक्शन पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। मान लो अगर आपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए इनके ऊपर, 50 में एटलीस्ट आपके 30 से लेकर 35 क्वेश्चन सही बन जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट क्या है, ये सबसे बेस्ट है लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ने का। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको चैप्टर्स पढ़ने इन सभी के सभी। क्लियर है। उसके साथ मेन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका मॉक्स एंड उसका एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर कितने मॉक्स देने चाहिए। देखो दोस्तों, मैं रिकमेंड करता हूं आपको अक्टूबर, उसके साथ नवंबर और दिसंबर, इन 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस खत्म करना है। अगर आपने मान लो एक आपने फुल लेंथ लगाया, फुल लेंथ मॉक, अगर आपकी पढ़ाई नहीं है तो ऑब्वियसली बात है मार्क्स कम आएंगे, आप नेगेटिव स्कोर आएगा। तो आपको क्या कहोगे, सर मैं तो मार्क्स ही नहीं आ रहा है, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूं अच्छे से, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं छोड़ रहा हूं आईपी मैट। ऐसे नहीं है, पहले आपको फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीटली खत्म करने का, उसके बाद आप फुल लेंथ लगाओ। अगर आपको मॉक्स लगाने हैं तो आप लगाओ टॉपिक टेस्ट। अगर आपने यहाँ पर एक कोई टॉपिक पढ़ लिया उसके ऊपर टॉपिक टेस्ट लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने मोटा मोटा लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई हो चुकी है मेरी, तो काम करो सेक्शन लगाओ।
फुल लेंथ कब लगाना है? फुल लेंथ लगाना है एटलीस्ट आपका 70% सिलेबस सारे सब्जेक्ट, मतलब क्वांट हो गया, उसके साथ वर्बल हो गया, उसके अलावा क्या है आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये खत्म होने के बाद आपको लगाना है फुल लेंथ मार्क्स। एंड अगर मैं बात करूं पूरे एग्जामिनेशन कितने मार्क्स लगाना चाहिए, तो आपको लगाना चाहिए एटलीस्ट 70 to 80 फुल लेंथ मार्क्स। यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको केवल अक्टूबर के अंदर 2 या 3 लगाने हैं बस। यहां पर आपको लगाने 4 से 8 मार्क्स, यहां आपको लगाने एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स, ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके ऊपर जाना ही नहीं है। ये नंबर आप याद रखो, अक्टूबर में आपको लगाना है 2 से 3 मार्क्स, वो भी कब? एंडिंग में। आपको लग रहा है कि मैंने मोटा मोटा 40% सिलेबस खत्म किया है, अब लगाता हूं फुल लेंथ मार्क्स, कोई प्रॉब्लम लगा सकते हो। उसके बाद क्या करना है आगे? आगे जो है आपको फोकस करना है, आपका जो मंथ आएगा जनवरी एंड फरवरी, यहां पर क्या करना है आपको, जितने चैप्टर आपने पढ़े ना सबके ऊपर एटलीस्ट 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने, मिनिमम 100। जब ये करोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब मैं रेडी हूं फुल लेंथ मॉक्स के लिए। सिर्फ मॉक देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना। मान लो आपने 1 घंटे का आपने एक मॉक लगाया, मान लो आपको मॉक हो गया कंप्लीट एक, उस मॉक के ऊपर आपको स्पेंड करना है एटलीस्ट 2 आवर। कैसे करना है स्पेंड? आपको देखना है सबसे पहली चीज, वो क्वेश्चन जो आपने बनाए हैं, हो सकता है आपके क्वेश्चन सही बने होंगे, तो एक क्या होता है पता है, जिस क्वेश्चंस के अंदर आपको 1 मिनट लगना चाहिए था वहां आपने लगाया 4 मिनट। वो 4 मिनट लगा क्यों? इसलिए लगा क्योंकि आपको तुरंत समझ में नहीं उसको सॉल्व कैसे करना है करके। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते देखो, एक क्वेश्चन है मान लो प्रॉफिट लॉस के ऊपर, एक क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, ये सॉल्व होना चाहिए था 1 मिनट के अंदर, बट आपने इसको लगाया 4 मिनट सॉल्व करने के लिए, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर 3 मिनट जो आपने स्पेंड किया वो क्या है, वो फालतू का गया ना। अगर आपको समझ में आया होता क्वेश्चन पहले रीडिंग के अंदर, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आपने क्वेश्चन को देखते समझ में आया मुझे क्या निकालना है आंसर, अगर ये समझ गया तो आपका आधा काम तो वही हो गया। इसीलिए पहले फोकस करना है वो क्वेश्चंस पे जहां पर आपको टाइम लगा था सॉल्व करने के लिए। सही बन गया बट टाइम जहां लगा है उसको देखना है, अगले टाइम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसको उतना टाइम लगना नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है वो क्वेश्चन जो आपसे गलत हो गए, क्या हो गए आपसे, मतलब इनकरेक्ट। ये क्यों देखना है सर? इसलिए देखना है दोस्तों, आपने उस क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड किया, मान लो कोई क्वेश्चन आया है जिसके ऊपर आपने 5 मिनट लगाया, 5 मिनट लगाने के बाद भी क्वेश्चन सही नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस बहुत वीक है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको फोकस करना है इनकरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा क्या आपने गलती किया, अक्सर ऐसा होता है टाइमर की वजह से, मतलब ऊपर टाइमिंग चल रहा है आपके क्वेश्चंस गलत बनते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी प्रैक्टिस नहीं है, आपके मन के अंदर डर बैठा है कि अरे टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है। ऐसा नहीं करना है, इसीलिए क्या है आपको डेली प्रैक्टिस लगाना टॉपिक टेस्ट की, जिससे क्या है आपका टाइमर का जो है वो डर खत्म हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो क्या करना है, पहले देखना है वो क्वेश्चन जिन्हें टाइम लगा सॉल्व करने के लिए, और वो क्वेश्चन जो इनकरेक्ट है, और उसके बाद हमें देखने जो क्वेश्चन आपसे बने ही नहीं है। मतलब क्या है, क्यों नहीं बने? क्योंकि आपने वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा, या तो आपसे वो टॉपिक रिवाइज नहीं हुआ होगा, एक तो क्या हो सकता है आपने उसको पढ़ाई नहीं किया है, मतलब आपका क्या है टॉपिक खत्म ही नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, एक अच्छे से नोट्स बनानी है। आपको समझ में आया कि एक मॉक लगाने के बाद मेरे ये पॉइंटर जो है मुझे समझ में आ गए, मतलब क्या है ये टॉपिक जो क्वेश्चन होते हैं इसको मुझे दोबारा रिवाइज करना है, मतलब एक प्रॉपर एनालिसिस आपका होना चाहिए हर एक मॉक के बाद। उसके साथ और क्या करना है सर, माइंडसेट एग्जाम का अप्रोच। आपको नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतने सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे ना इस चैप्टर को लेकर या कोई भी एग्जाम को लेकर, कि इतना तो उसका बहुत फीस है, कैसे अफोर्ड करोगे, ये वो फलाना ढिमकाना। इसमें आपको नहीं पढ़ना है, आपका केवल फोकस होना चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और मेन इंपॉर्टेंट आपका एक स्ट्रांग ग्रुप होना चाहिए जो केवल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उनको आईपीमेट निकालना है। ऐसे बच्चों के साथ आपको आगे रहना है। मतलब बच्चा सोचता है कि अरे मैं तो ऐसे ही दे रहा हूँ, मुझे तो बस देना है करके देना है, ऐसे बच्चों के साथ कभी रहोगे तो कभी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि एक अच्छा ग्रुप बनना चाहिए, उसीलिए मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाई, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि क्या है आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा और एग्जाम को लेकर जो अप्रोच होगी वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये मोटा मोटा आप साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। एक ही बात याद रखो, सबसे पहली चीज वो है आपका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, आपने कहीं प्रैक्टिस किया है, उसका अच्छे से क्या है आप यूटिलाइज करो। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे वर्बल नहीं है, तो आपके पास कॉन्ट अच्छा है ना, पहले उससे स्टार्ट करो। जो चीज आपके हाथ में है ना उससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो इसीलिए रिकमेंड करता हूं मैं, स्टार्ट करो आपके पॉजिटिव जो कि आपके हाथ में है, जो आपके ऑलरेडी प्लस पॉइंट है उससे स्टार्ट करो। धीरे धीरे करके हम जो आपकी चीजें नहीं प्रिपेयर्ड है उससे भी प्रिपेयर करेंगे आने वाले समय में। ठीक है? अब आपको जो भी डाउट आता है नीचे कमेंट करो, जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए उसके ऊपर आप कमेंट करके बताइए, सर हमें इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाओ, आपके अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है? तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? ओके, चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, और नीचे ग्रुप दिया उसको जरूर ज्वाइन करना। बाय बाय, टेक केयर।